भावेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए शादी के बाद से ही माँ प्रमिला का हमेशा यही दबाव रहा कि अब तो बस जल्दी से बहू की गोद भर जाए और वो अपने गोद में पोता खिलाए। इसलिए शादी के 2 साल बाद वो बहू साक्षी से कहती है, साक्षी बहू, शादी के 2 साल हो गए हैं, बहुत इंतज़ार कर लिया भाई मैंने। अब तो मुझे भी जल्दी से कोई दादी कहने वाला आ जाए बस। वक्त का क्या भरोसा है बेटा, आज हम हैं कल नहीं। अपनी आंखों के सामने अपना वंश आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ, और क्या। सास प्रमिला की बात घर में जैसे पत्थर की लकीर थी। कुछ ही दिन बीते होंगे कि बहू साक्षी ने आकर खुशखबरी सुना ही दी। आपकी इच्छा पूरी हो गई माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। वाह बहू वाह, दिल खुश कर दिया तूने तो। अब बस ठाकुर जी जल्दी से तेरे 9 महीने राजी खुशी बिता दे और घर में एक बाल गोपाल आ जाए। अब चिंता क्यों करती है माँ जी, सब अच्छा ही होगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जल्द ही वो दिन भी आ गया जब साक्षी ने एक नन्ही सी गुड़िया को जन्म दिया। बच्चे तो बिल्कुल मेरे भावेश पर गई है, गोरी चिट्टी, बिल्कुल रुई के फाहे सी। कोई बात नहीं बेटा, चलो एक बेटी हो गई तो घर में लक्ष्मी आ गई। अगली बार तो ठाकुर जी जरूर अपने बाल गोपाल रूप में मेरे आंगन में जन्म लेंगे। हाँ। अरे माँ, अभी तो ये बेचारी पैदा ही हुई है, अभी से आपने लड़का लड़की करना शुरू कर दिया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी बेटी मेरी राजकुमारी है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, लेकिन एक बेटा भी तो चाहिए ना। साक्षी और भावेश की बेटी काजल अब 1 साल की हो गई थी और इसके साथ ही प्रमिला की पोते की इच्छा और भी बढ़ गई थी। बेटा साक्षी, काजल आ गई इस बात की हमें खुशी है, लेकिन अब दूसरे बच्चे की तैयारी करना शुरू कर दो बेटा। एक बेटा तो होना ही चाहिए, तभी तो परिवार पूरा होता है। बेटे की चाहत में दूसरी बार भी बेटी ने ही जन्म लिया और भावेश और साक्षी 2 प्यारी बेटियों के माता पिता बन गए। ना चाहते हुए भी प्रमिला की जिद के कारण साक्षी ने तीसरी बार फिर से चांस लिया, लेकिन विधि का विधान यही था कि तीसरी बार भी भावेश और साक्षी को एक बेटी ही पैदा हुई। अब तो प्रमिला के सीने पर सांप ही लौटने लगे और वो तीसरी बेटी को दिन रात कोसने लगी। माँ, मेरी बेटियाँ मेरा अभिमान है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आज के बाद बेटे का जिक्र मेरे घर में आप ना ही करें तो बेहतर होगा। अरे मैं तो बस इसलिए कहती हूँ क्योंकि इन बेटियों से तेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। एक बेटा तो होना ही चाहिए। तो आप क्या चाहती हैं माँ जी? बेटे की खातिर मैं एक के बाद एक बच्चों की लाइन लगाती जाऊँ? ईश्वर ने हमें जो दिया अब हमें उसी में संतोष है। हम अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाएंगे। बेटियाँ बेटों से कम नहीं होती। बेटे बहू की बात सुनकर प्रमिला मुंह टेढ़ा करके वहाँ से चली जाती है। समय अपनी गति से बीतने लगता है और तीनों बेटियाँ सयानी होने लगती है। माता पिता के मार्गदर्शन में तीनों ही अपने स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। साक्षी, मैं सोच रहा हूँ कि बड़ी बेटी काजल को ग्रेजुएशन के बाद बीएड करवा देते हैं। सोनल तो वकालत कर ही रही है और स्वाति को इंजीनियरिंग करना है, इसलिए उसका शहर से दूर किसी कोचिंग में एडमिशन करा देते हैं। आप ठीक कहते हैं, बच्चों की पढ़ाई के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। जब तक बच्चे पढ़ना चाहें उन्हें पढ़ने दो। अरे बावला हो गया है क्या? 3 बेटियां हैं, सारी कमाई तुम दोनों ने इन्हें पढ़ाने लिखाने में झोंक कर रख दी है। कल को इनके हाथ पीले नहीं करने क्या? अरे मैं पूछती हूँ, क्या ज़रूरत है इतना पैसा पढ़ाई में लगाने की? 4 पैसा हाथ में रखोगे तो ब्याह में काम आएगा। इन्हें डॉक्टर इंजीनियर बना देगा तो क्या ये तुझे कमा कर खिलाने आएंगी? माँ, बच्चों को क्या सिर्फ उनकी कमाई पर हक जताने के लिए ही पढ़ाया जाता है? मुझे नहीं चाहिए उनकी कमाई, मैं तो बस पिता होने का फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। अरे ब्याह लायक हो गई है काजल, देख ये रिश्ता आया है उसके लिए। तू देख, अगर तुझे सही लगे तो। 3 बेटियां हैं, आखिर कब तक बिठा कर रखेगा इन्हें? बेटियां इज्जत से अपने ससुराल चली जाए, इसी में माँ बाप गंगा नहा लेते हैं। अगर सामने से रिश्ता आया है तो एक बार देख लेते हैं। शादी तो करनी ही है, आज नहीं तो कल, और अगर रिश्ता अच्छा हुआ तो सोचेंगे। पत्नी और माँ की बात सुनकर भावेश रिश्ते की बात करने लड़के वालों के यहाँ जाता है। भाई साहब, मेरा बेटा ₹1,00,000 महीने का कमाता है, इकलौता बेटा है हमारा।
हमने पढ़ाने लिखाने में बहुत खर्चा किया है। वैसे तो मेरे बेटे को दहेज में मुंह मांगा सामान मिल रहा है, लेकिन आपकी काजल हमें पसंद है, इसलिए बस 10 लाख रुपए कैश में मामला तय कर लेते हैं। बाकी जो आप अपनी बेटी को देना चाहें। अरे भाई, आपकी 3 बेटियां हैं, इसलिए आपसे बहुत ज़्यादा मांग नहीं कर रहे हैं। लड़की वालों की बात सुनकर भावेश अपने घर चला जाता है। साक्षी, 10 लाख रुपए मांग रहे वो लोग। बेटे को पढ़ाने में खर्चा किया है तो ऐसे बोल रहे थे जैसे बेटियों को पढ़ाने में हमने खर्चा किया ही नहीं। अरे अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया है, ऐसा लगता है जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं है। आप परेशान क्यों होते हैं? अभी बहुत रिश्ते मिलेंगे हमें अपनी बेटियों के लिए, सब एक जैसे नहीं होते। काजल और सोनल के सुंदर रंग रूप को देखकर एक के बाद एक उनके लिए कई रिश्ते आते हैं, लेकिन हर काबिल लड़के के माँ बाप की बड़ी बड़ी डिमांड थी। किसी को गाड़ी चाहिए तो किसी को कैश। कुछ तो गाड़ी और कैश दोनों की मांग पर अड़ जाते हैं। 10 लाख रुपए दहेज में देने की जगह अगर इतने ही पैसों से हम अपनी बेटियों को आगे पढ़ने की इजाज़त दे दें तो ये तीनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। मुझे लगता है कि लायक लड़का ढूंढने की जगह हमें अपनी बेटियों को ही लायक बनाने पर जोर देना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही हर लड़के वाले आकर हमें अपने बेटों की तनख्वाह के एवज में दहेज देने के लिए मजबूर करते रहेंगे। शायद तुम सही कहती हो। शादी की माला जपने की जगह हमें अपने माता पिता होने का फ़र्ज़ निभाना चाहिए और तीनों बेटियों को आगे पढ़ने देना चाहिए। ऐसा सोचकर भावेश तीनों बेटियों को आगे पढ़ाने का निर्णय लेता है। मैंने अपनी जमा पूंजी का एक एक रुपया अपनी बेटियों को काबिल बनाने में खर्च कर दिया है और मुझे इस बात पर तनिक भी अफसोस नहीं है। अब बस उनके लिए अच्छे लड़के मिल जाए तो हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो। अफसोस तो तुझे तब होगा बेटा जब तेरी ओवरेज लड़कियों से कोई ढंग का लड़का ब्याह करने को राजी नहीं होगा और शादी के लिए मोटा मोटा दहेज मांगेगा। माँ, ये लड़के वाले अपने बेटों की कमाई का घमंड दिखाकर ही तो दहेज की मांग करते हैं ना। आज मेरी बेटियाँ एक लड़के के बराबर शिक्षित है और उनके बराबर कमा भी रही हैं। अब तुम्हें दहेज की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। काजल एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका बन गई थी। आज उसे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे। बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाया लिखाया है, लेकिन मेरा बेटा तो खुद इतना कमा लेता है कि काजल को नौकरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अच्छे रिश्ते यूं ही तो नहीं मिलते ना भाई साहब। आप बस एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और अच्छी होटल में शादी करा दीजिए, हम तो इतने में ही खुश हैं। माफ़ कीजिए बहन जी, इतनी महंगी गाड़ी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने अपनी तीनों बेटियों को काबिल बनाया है, वो अपने लिए गाड़ी और घर खरीदने के काबिल है। आपका बेटा अगर इतना ही अच्छा कमाता है तो खुद गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेता? मैं दहेज देकर शादी करने के पक्ष में नहीं हूँ। तो फिर बिठा कर रखिए अपनी बेटियों को। 4 पैसे कमाने लगी तो बेटी बेटा तो नहीं बन गई ना। बेटियों की शादी बिना दहेज नहीं होती भाई साहब। अपना होनहार कमाओ बेटा, कोई आपको तो मुफ्त में देने से रहा। तब तो दहेज मुझे भी लेना चाहिए ना बहन जी, क्योंकि मेरी बेटियां भी होनहार और कमाऊ हैं, तो मैं अपनी बच्चियों को यूं ही क्यों ब्याह दूं? लेकिन फिर भी एक लड़की का बाप कभी ऐसा नहीं सोचता। भावेश की बात सुनकर लड़की की माँ अपने बेटे का हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। चल बेटा, यहाँ हमारा संबंध नहीं जुड़ सकता। रुक जाओ माँ, भावेश अंकल ठीक ही तो कह रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो बाप अपनी बेटियों को पढ़ाने की जगह उसके दहेज की रकम ही जमा करते रहेंगे, क्योंकि आपकी तरह उनकी शिक्षा और जॉब की वैल्यू कोई करता ही नहीं। मुझे काजल पसंद है और मैं उसकी जॉब की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। अंकल, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। काजल को अभ्यांश जैसा पढ़ा लिखा काबिल लड़का मिल जाता है। उसके बाद भावेश अपनी दोनों छोटी बेटियों की शादी भी अच्छे लड़कों से करा देता है। थोड़ी देर तो ज़रूर लगी, लेकिन भावेश ने अपनी बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ने देने के निर्णय को समाज के सामने सही साबित कर दिया था। पापा क्या है, जब देखो आप काम करते रहते हैं। इस वीकेंड में आपने कहा था कि माँ और मुझे फार्म हाउस लेकर चलेंगे। अरे सपना देख लो फार्म हाउस जाने का, तुम्हारे पापा को काम से फुर्सत मिले तब ना। अरे मेरी नेहा ने बोल दिया तो अब मैं कहीं भी चला जाऊंगा। नेहा पिता की जान थी, वो जो कहती पिता आंख बंद करके मान लेते। वो पढ़ने में बहुत होशियार और सुंदर लड़की थी। अरे क्यों चढ़ा रखा है तुमने इसे इतना सर पर? कल को शादी होगी, पता नहीं कैसा पति मिले। तुम तो बस।
लड़का तो मैं ऐसे ठोक पीट कर चुनूंगा कि बस मेरी नेहा को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। माँ मन ही मन पिता की ओर देखती और सोचती कि काश ऐसा ही हो। एक रोज, पापा, ये शेखर है, मेरे कॉलेज का दोस्त। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। पिता शेखर को घूर घूर कर देखते हैं। हाँ, ये भी कोई लड़का है? न हाइट न पर्सनालिटी, नेहा के साथ जचेगा नहीं। अंकल, साथ खड़े होकर देख लो, आपसे तो लंबाई हूँ और तगड़ा भी। अपने लिए नहीं, नेहा के लिए तुम्हें पसंद कर रहे हैं बेटा। हाँ आंटी, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। अंकल से लंबा हूँ और अरे कितनी बहस करता है नेहा, ये मेरी ना है। हाँ बेटा, अब पापा की मर्जी और उन्हें खुश किए बिना नेहा के लिए लड़का फाइनल तो होने से रहा। हाँ तो ठीक है ना, एक काम करते हैं, कुछ दिन साथ रहते हैं। अंकल एक बार हमें जान जाएंगे ना तो समझ लो जान दे देंगे। हाँ। क्या मतलब? अरे पगली, मतलब तुम हो पापा की जान, अगर वो मुझे जान गए तो तुम यानी कि उनकी जान को मुझे दे देंगे। माँ और नेहा दोनों लड़के के साथ हंसने लगते हैं। अरे मजा आ गया बेटा तुमसे मिलकर, इतनी मजेदार बातें तो आज तक किसी ने नहीं की हम लोगों से। पिता देखता है कि कैसे उसकी बीवी और बेटी किसी और मर्द की बात से खुश हो रही हैं, और फिर सामने आती है एक अनदेखी अनजानी सी इनसिक्योरिटी। पिता गरजते हुए बोलते हैं, बस बहुत हो गया, बंद करो नाटक और अगले शनिवार सामान लेकर आ जाना। हम लोग फार्म हाउस जा रहे हैं 2 दिनों के लिए, वहीं तुम्हें भी जान लेंगे और डिसाइड करेंगे कि जान देनी है या लेनी है। पिता फुल एटीट्यूड के साथ वहां से निकल जाता है। और फिर पिकनिक वाले दिन पिता कार में बैठने के लिए सामने का गेट खोलते हैं तो राकेश भाग कर आ जाता है। अंकल अंकल, वो वहां ना नेहा बैठेगी, उसे पीछे बैठने की आदत नहीं है ना, प्लीज। ये तो है, वो पीछे बैठती है तो उसे चक्कर आते हैं। अंकल इसीलिए, और मैं नहीं चाहता कि नेहा को कोई भी प्रॉब्लम हो। राकेश, सो स्वीट, थैंक्स, तुमको याद है। क्या है पापा, आप तो मेरी ये आदत बचपन से जानते हैं, फिर भी भूल गए ना। देखिए राकेश को कैसे याद था। पिता को लगता है कि मानो सामने वाला एक मार्क से आगे बढ़ गया, अब उसे कैसे पीछे करे। सारे रास्ते उन दोनों के बीच यही लड़ाई रही। अब चलिए ना थोड़ा रुककर आइसक्रीम खा लेते हैं, कोला वाली खाए बड़े दिन हो गए हैं। हाँ, बस यही एक गलती का इंतजार था जो पिता काफी देर से कर रहे थे। फुल ओवर रिएक्शन के साथ पिता बोल पड़ते हैं, हाँ मार डालोगे तुम तो मेरी नेहा को। अरे सोचा भी कैसे आइसक्रीम खाने का, मेरी नेहा को आइसक्रीम से एलर्जी है, पता नहीं है। पिछली बार आवाज चली गई थी, वो भी कोला वाली आइसक्रीम खाकर। अरे बताना तो, बताना कैसे मैंने पूरी रात जाकर अपनी बच्ची के गले में गरम पट्टी रखकर उसे ठीक किया था। हाँ राकेश, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। याद है फर्स्ट ईयर में मैंने तुम्हें बताया भी था। अरे बताया था फिर भी भूल गया। अरे कैसे दे दे इस लड़के के हाथ में अपनी बेटी का हाथ, कल को आवाज फिर से बंद हो गई तो। आंटी वैसे तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो मैं भी अंकल की तरह दिन रात गरम पट्टी लेकर बैठूंगा, वादा करता हूँ। वैसे मैं कोला खाने जा रहा था, लेकिन उसी के बगल में देखिए, बगल में छोले भटूरे की दुकान होती है जो नेहा की फेवरेट है। छोले भटूरे। अब शायद आपको तो पता नहीं होगा कि वो नेहा के फेवरेट है। क्यों नेहा? पिताजी की एक बार फिर गुगली हो जाती है। हाँ पापा, आपको याद नहीं? अरे नहीं बेटा, क्यों नहीं याद होगा। माँ सारा गेम देख रही थी कि कैसे पिता खुद के नंबर उस लड़के के सामने बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो धीरे से पति से कहती है, क्या है जी, बहुत देर से देख रही हूँ आप नेहा को इम्प्रेस और उस लड़के को डिप्रेस करने में लगे हैं। माजरा क्या है? अरे हाँ, बड़ा आया नेहा का ख्याल रखने वाला। मैंने अपनी नेहा को फूल की तरह पाला है, कल का छोकरा उसे कैसे अपना बना लेगा। तो माजरा ये है,
अरे लेकिन हम लोग तो राकेश को समझने के लिए साथ लेकर आए थे ना। तुम तो कौन बनेगा करोड़पति खेलने में लग गए हो। अरे छोड़ो भी, ये कल के छोकरे के साथ महानायक का शो कहाँ। इससे तो मैं 4 क्या 1 भी ऑप्शन ना दूं, फिर नेहा तो दूर की बात है। अरे बस बस डायलॉग बाजी बंद कीजिए। अब तक तो मुझे लड़के में कोई कमी नहीं दिखी, अच्छा खासा दिखने में है। देखिए नेहा भी खुश है। अरे नेहा तो पागल है। आपकी बेटी जो है। तभी वहाँ राकेश और नेहा आ जाते हैं। पापा मजा ही आ गया, आप लोगों को भी चलना चाहिए था उस दुकान में। हम लोगों के साथ राकेश ने बड़े मजे लगाए। मजे लगाने से घर परिवार गृहस्थी नहीं चलती, काम भी करना पड़ता है। काम धाम करता है क्या ये? जी, पापा का जमा जमाया बिजनेस है, बस उसी को आगे लेकर जा रहा हूँ। बहुत देखे आगे लेकर जाने वाले। नहीं पापा, आपको तो मैंने बताया ही नहीं। जानते, राकेश के पापा का पूरा बिजनेस राकेश ने ऑनलाइन कर दिया था। अब तो वो घर बैठकर सेफ होकर काम कर रहे हैं। और पता है पापा, राकेश ने इस काम में मेरी भी काफी मदद ली थी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तेरी पढ़ाई लिखाई की उसे कद्र है। हाँ, तो पढ़ाया किसने है? मैंने ना। कौन सा इसने पढ़ाया है बढ़ाया कद्र करने वाला? अंकल पढ़ाएंगे तो आप ही ना, मैं कैसे पढ़ा सकता था। पापा क्या हो गया है आपको? चलो राकेश, सड़क की उस पार से देखो, वो फूलों की दुकान है ना, गुलाब का गुलदस्ता लेकर आते हैं। पिता परेशान, समझ ही नहीं पाते कि कैसे अपनी बेटी के लिए ये तय करे कि राकेश उसके लिए सही है कि नहीं। कि तभी परेशान होकर नेहा पापा के पास आती है। पापा जल्दी चलिए, राकेश को लोग अस्पताल लेकर गए हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन अभी तो तुम लोग उस पार फूल लेने जा रहे थे। हाँ माँ, एक कार से मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन राकेश ने मुझे बचाते बचाते खुद। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सभी अस्पताल जाते हैं, जहां राकेश का हाथ पिता नेहा के हाथ में दे देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बेटी को कभी कुछ नहीं होने दोगे। मुझे माफ कर दो बेटा, तुम जीते मैं हारा। अरे भाई, समर वैकेशन आने वाले हैं, सबके क्या क्या प्लान है? हमेशा की तरह गांव का रुख करेंगे, इसके अलावा और कर भी क्या सकता हूँ। भाई, शहर आकर भी गांव वापस जाए, ऐसा तो तू पहला लड़का होगा। एक बार कॉलेज क्लियर होकर लंदन में जॉब मिल जाए, फिर गलती से भी मुड़कर उस तरफ ना देखूं। लेकिन अभी जब तक यहाँ हूँ, जाना तो पड़ेगा, नहीं तो पापा का लेक्चर और पैसे बंद। रोहन प्रीतमपुर गांव में रहने वाली एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है, जो बड़े सपने लेकर शहर पढ़ने आया है। इसी तरह दिन बीतते हैं और छुट्टियां पड़ते ही अगले दिन रोहन बेमन गांव में अपने परिवार के पास पहुंच जाता है, जिसे देख उसके मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं। हाय, मेरा बेटा आ गया, देखो तो कितना दुबला हो गया है। अरे वो कॉलेज वाले खाने के लिए कुछ देते नहीं क्या? चल कुछ नहीं होता, इन छुट्टियों में मैं तुझे फिट कर दूंगी। माँ, उसे फिट नहीं मोटा होना बोलते हैं। बस बेटे के आते ही शुरू हो गई। वैसे रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना बेटा? छुट्टियां कब तक है? पापा, कॉलेज और गांव में सिर्फ 70-80 किलोमीटर का तो फर्क है, इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? और छुट्टियां वही है, 1 महीने की है। अब आप लोगों के सवाल बंद हो गए हो तो मैं आराम करने जाऊं? रोहन अपने कमरे में चला जाता है। कुछ घंटों बाद वो उठकर बाहर निकलता है तो रात हो गई होती है। उठ गया बेटा, आज तो बड़ी लंबी नींद ले ली। चला जा, खाना खा ले, सब तेरी पसंद का बनाया है। हाँ, भूख भी लग रही है। रोहन खाना खाकर एक बार फिर अपना फोन लेकर कमरे में चला जाता है। अरे साल में 2 बार घर आता है और उसमें भी आधे से ज्यादा समय कमरे में बैठा रहता है। माँ बाप से तो बात ही नहीं करनी होती। रोहन पापा की बात को इग्नोर कर हेडफोन लगाकर फोन में लगा रहता है।
इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। सोचा था सिर्फ 1 महीना ही तो है, बीत जाएगा, पर यहाँ तो एक एक मिनट बिताना मुश्किल हो रहा है। हे भगवान, कब मुझे जॉब मिलेगी और कब मैं लंदन जाऊंगा। अब ये गांव और इनका भोड़पन मुझसे सहा नहीं जाता। रोहन अकेले में बैठा अपने आप से ये सब बोल ही रहा होता है कि उनके पड़ोस में रहने वाले चंपक चाचा वहां आ जाते हैं और रोहन को देख खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। अरे मेरा बेटा, कैसे हो तुम? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। अच्छा हूँ चाचा, आप बताइए। अरे बस बैठे हैं, बच्चों को देखकर सब ठीक हो जाते हैं। अच्छा, इसलिए उन्हें इरिटेट करने पहुंच जाते हैं। बेटा, तुम्हारी एक मदद चाहिए थी। अब मेरी क्या मदद? चाचा अपना फोन रोहन के आगे करते हैं। क्या तुम मेरी फेसबुक आईडी बना सकते हो? हैं? फेसबुक? अब आपको फेसबुक आईडी क्यों बनानी है चचा? अनुराग के लिए। मतलब वो तो अमेरिका में है ना? अरे तभी तो बनानी है। मैंने सुना है लोग पार्टी करते हैं तो अपनी फोटो उस पर डालते हैं। हाँ, लेकिन उससे अनुराग भैया का क्या लेना देना? अनुराग को अमेरिका गए 7 साल हो गए, तब से आज का दिन है। मैं अपने बेटे की एक झलक देखने के लिए तरस गया हूँ। तुम्हें पता है, उसने बाहर शादी भी कर ली और अब मेरा एक 3 साल का पोता भी है, पर मैं आज तक उससे नहीं मिला। इसलिए सोचा अगर ये फेसबुक बन जाए तो शायद उसे देखना ही नसीब हो जाए। अरे भाई साहब, जिस लड़के ने अपने पापा को शादी में बुलाना तक जरूरी नहीं समझा, ऐसी औलाद के लिए क्यों रोते हो? बहन, बच्चे माँ बाप और उनका प्यार भूल सकते हैं, लेकिन एक बाप कैसे अपने दिल के टुकड़े को भूल जाए। उसके लिए प्यार और उसकी याद तो अब इस धड़कन के साथ ही बंद होगी। रोहन, तुम आईडी बना दोगे ना बेटा? हाँ चाचा, नाम और फोटो बताओ, क्या डालना है? मेरा तो बिल्कुल मत डालना, क्योंकि अगर उसने मेरी फोटो देख ली तो मुझे वो फ्रेंड नहीं बनाएगा ना। रोहन एक लड़की के नाम और फोटो के साथ फेसबुक आईडी बनाकर फोन चाचा को वापस कर देता है। चाचा, रिक्वेस्ट भेज दी है, जब भैया एक्सेप्ट करेंगे तो आपको उनकी फोटो दिखने लगेगी। इस बात को कुछ दिन बीत जाते। एक दोपहर अनुराग के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की नोटिफिकेशन आ जाती है, जिसे देख चंपक चाचा खुशी से दौड़ते हुए रोहन के पास आते हैं। ये देखो, उसने एक्सेप्ट कर लिया। इसमें मेरे पोते की फोटो भी है। धन्यवाद बेटा, तुम्हारी वजह से मुझे अपना पोता देखने को मिल गया। बहुत समय बाद इन्हें इतना खुश देखा है। आखिर हो भी क्यों नहीं, एक बाप है, बेटा कुछ भी कर ले, इनके मुंह से तो हमेशा उसके लिए दुआ ही निकलेगी। इतना सब होने के बाद भी सिर्फ बेटे और पोते की एक फोटो देख चंपक चाचा की खुशी और पापा की बात सुन रोहन अपने आप को उन सब से जोड़कर देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती है। ये मैं क्या करने जा रहा था? अभी जिस वजह से चंपक चाचा इतने दुखी हैं, मैं वही दुख अपने मम्मी पापा को देने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूं? माँ बाप को भगवान माना गया है और मैं अपने इस भगवान को दुखी करके कामयाब नहीं बन सकता। बचपन से आज तक मेरी खुशी ही इनके लिए सब कुछ रही है और अब से इनकी खुशियां
मेरी जिम्मेदारी है। इसी के साथ अगले दिन रोहन की छुट्टियां खत्म होती है और वो कॉलेज वापस जाते हुए मम्मी पापा को अपने साथ लंदन लेकर जाने का वादा करता है, जिसे सिर्फ सुनकर ही उनके मुंह पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, जो दुनिया में किसी भी कामयाबी से ज्यादा कीमती है।